सीक्रेट रूम के अंदर का माहौल खुशी से भरा था। जिस वक्त सभी लोग उस नवजात बच्चे को देखने में मग्न थे, उस वक्त परीक्षित आर्य की तेज और सख्त नजरें लगातार कशिश के चेहरे पर टिकी हुई थीं। परीक्षित आर्य का वो घूरना इतना चुभने वाला था कि कशिश पूरी तरह से घबरा गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई मुजरिम हो जो गलती से किसी ऐसी जगह आ गई हो जहां उसका कोई हक नहीं है। अब कशिश के लिए वहां उस सीक्रेट रूम में रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था। कमरे की हवा उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों को आपस में रगड़ा और खुद से ही मन में कहा, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये मेरी जगह नहीं है। कशिश शालिनी से पूछना चाहती थी। जब से वो अंदर आई थी, उसके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि आखिर उसकी मॉम इस सख्त बूढ़े आदमी को पापा क्यों बोल रही थी। शालिनी का तो अपने मायके से कोई वास्ता ही नहीं था, फिर ये सब क्या था। आज तक कशिश ने कभी भी अपनी मॉम के मायके के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उस सीक्रेट रूम में परीक्षित आर्य की उन चुभती हुई नजरों के सामने कशिश की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपने मुंह से एक शब्द भी निकाल सके। वो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप दबे पांवों उस रूम से बाहर निकल गई। वो बस किसी भी तरह परीक्षित आर्य की उन खतरनाक नजरों को अपने ऊपर से हटाना चाहती थी। परीक्षित आर्य की पैनी नजरों ने कशिश को बाहर जाते हुए देख लिया था। उन्होंने भी इसे एक सही मौका समझा और बिना किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचे वो भी सीक्रेट रूम से बाहर निकल गए। कॉरिडोर में कशिश तेज कदमों से आगे बढ़ ही रही थी कि पीछे से परीक्षित आर्य ने उसे आवाज लगाई, रुको लड़की। कशिश के कदम वहीं जम गए। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। परीक्षित आर्य उसके बिल्कुल सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक मिलिट्री लीडर वाली ऐसी सख्ती थी जो किसी को भी डरा दे। परीक्षित आर्य ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में कशिश से कहा, तुम एक समझदार बच्ची हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मिलिट्री बेस की कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हर किसी का आना अलाउड नहीं है। कशिश का गला सूख गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और घबराते हुए कांपती आवाज में कहा, जी मैं समझती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही थी और मेरी वजह से आपको जो परेशानी हुई उसके लिए सॉरी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। इतना कहते ही कशिश की आंखों में आंसू आ गए और वो लगभग दौड़ते हुए जल्दी से वहां से निकल गई। परीक्षित आर्य ने उसे जाते हुए देखा और फिर वापस अंदर आ गए। अंदर आकर उन्होंने एक गहरी चैन की सांस ली। उनके दिमाग में चल रही सबसे बड़ी उलझन अब सुलझ गई थी। अब उन्हें इस बात का डर नहीं था कि अगर कमरे में कोई और प्रॉब्लम खड़ी हुई, जैसे कि बच्चे के अंदर से किसी रोशनी का विस्फोट होना या कोई और एबनॉर्मल एक्टिविटी होना, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं थी। अब कमरे में मौजूद सभी लोग उनके अपने फैमिली मेंबर थे। कुछ देर तक उस नन्हे से बच्चे को खिलाने और प्यार करने के बाद शालिनी ने उसे बहुत ही प्यार से शिवन्या के पास लिटा दिया। बच्चे ने अपनी माँ की गर्माहट महसूस की और वो शांति से सो गया। शालिनी ने शिवन्या के थके हुए और पसीने से भीगे चेहरे को देखा और अर्जुन से पूछा, अर्जुन, मेरी शिवन्या को कब तक होश आएगा? ये बहुत कमजोर लग रही है। अर्जुन ने अपनी मॉम से कहा, मॉम आप चिंता मत कीजिए, उसे जल्द ही होश आ जाएगा। उसकी एनर्जी रिकवर हो रही है। तभी ईशा, जिसके चेहरे पर अभी भी वो ईश्वरीय चमक बरकरार थी, चहकते हुए बोली, मैं तो बच्चे के लिए मार्केट जा रही हूँ। मुझे उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है। सबसे अच्छे खिलौने और कपड़े लाऊंगी। शालिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, अरे वाह, ऐसा करना, कशिश को भी अपने साथ ले जाना, उसका भी मन बहल जाएगा। लेकिन तभी शालिनी का ध्यान इधर उधर गया। उसने पूरे कमरे में देखा, लेकिन कशिश वहां कहीं नहीं थी। सोफे के पास, दरवाजे के पास कहीं भी कशिश का नामो निशान नहीं था। शालिनी के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। कशिश कहां पर है? परीक्षित आर्य वहीं पास में खड़े थे, लेकिन उन्होंने इस सवाल पर बिल्कुल चुप्पी साध ली। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे कुछ नहीं बोले। शालिनी का दिल किसी अनजानी घबराहट से धड़कने लगा। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर कॉरिडोर में गई और इधर उधर देखा, लेकिन कॉरिडोर पूरी तरह से खाली था। कशिश वहां कहीं नहीं थी। शालिनी थोड़ा परेशान हो गई। वो वापस अंदर आई और अर्जुन से कहा, पता नहीं ये लड़की अब कहाँ चली गई। वैसे भी ये पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही परेशान चल रही है। किसी से कुछ बात नहीं करती, बस डरी डरी सी रहती है। और आज कशिश खास तौर पर तुमसे मिलना चाहती थी, तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लेकर आ गई थी। लेकिन ये तो बिना मिले ही चली गई। ये सुनकर अर्जुन का माथा ठनका। कशिश परेशान है? ऐसा क्या हुआ मॉम? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शालिनी ने एक गहरी और बेबस सांस छोड़ते हुए कहा, तुम बच्चे मुझे कुछ बताते कहाँ हो? तुम अपनी दुनिया में उलझे रहते हो और वो अपने डर में। मुझे लगा मैं खुद ही पता लगा लूंगी। इतना कहकर शालिनी ने तुरंत अपना फोन निकाला और कशिश का नंबर डायल कर दिया। फोन की घंटी जा रही थी। कुछ सेकंड्स के इंतजार के बाद आखिरकार कशिश ने कॉल रिसीव की। हेलो,
कशिश की आवाज में एक अजीब सा कंपन था जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शालिनी एक माँ थी, वो अपनी बेटी की आवाज का ये कंपन तुरंत समझ गई। शालिनी लगभग चिल्लाते हुए बोली, कशिश तुम कहाँ पर हो? तुम बिना किसी को बताए ऐसे कैसे जा सकती हो? दूसरी तरफ से कशिश ने अपने आंसू रोकते हुए एक झूठा बहाना बनाया। मॉम, मुझे कोलाज का एक असाइनमेंट पूरा करना था जो बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आपको बिना डिस्टर्ब किए घर के लिए निकल गई थी। मैं बस रास्ते में ही हूँ। शालिनी का गुस्सा और शक अब और बढ़ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? असाइनमेंट के लिए कोई ऐसे अचानक भागता है? सच सच बताओ कशिश, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? ये कहते हुए शालिनी ने अपनी तेज और शक भरी नजरें सीधा परीक्षित आर्य की तरफ घुमाई। उसकी आंखों में एक साफ इल्जाम था कि जरूर उसके पिता ने ही कशिश को कोई ताना मारा होगा। परीक्षित आर्य ने शालिनी की उन इल्जाम भरी नजरों को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाए। तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो शालिनी? मैंने उसे धक्के मारकर नहीं निकाला है। शालिनी ने परीक्षित आर्य की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और फोन पर कशिश से बोली, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है कशिश, तुम अभी के अभी वापस आ जाओ। मॉम प्लीज, मैं घर ही जा रही हूँ, मैं ठीक हूँ। कशिश की आवाज अब बहुत ज्यादा भारी हो चुकी थी, लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ से एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया जिसने शालिनी की रूह को कंपा दिया। फोन के स्पीकर से अचानक गाड़ियों के तेज टायरों की आवाज आई। फिर एक बहुत जोरदार धमाका हुआ जैसे धातु धातु से टकराई हो, और उसके तुरंत बाद कशिश के मुंह से दर्द और खौफ से भरी एक भयानक चीख निकली। और फिर सिर्फ क्रैश होने की आवाज और उसके बाद फोन पर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। फोन कट चुका था। कशिश, कशिश! शालिनी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। दरअसल जब कशिश मिलिट्री बेस से रोते हुए निकली थी तो वो अंदर से बहुत उदास और टूटी हुई थी। उसने बाहर आकर एक टैक्सी ली थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मुसीबत उसके पीछे ही लगी हुई है। जिन आवारा और अमीर लड़कों ने कुछ दिन पहले मुंबई में उसे परेशान किया था, उन लड़कों को अपने रसूख और पैसों के दम पर कशिश का पर्सनल नंबर और उसकी लोकेशन मिल गई थी। वे लोग पिछले कई दिनों से उसे परेशान कर रहे थे, उसे गंदे मैसेज भेज रहे थे और उसे धमकियां दे रहे थे। कशिश इसी डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रही थी। आज जब वो बेस से निकली तो वे ही लड़के अपनी 2 महंगी और तेज रफ्तार गाड़ियां लेकर उसकी टैक्सी के पीछे लग गए थे। बारिश का मौसम था और सड़कें गीली थी। वे लड़के अपनी गाड़ियों से टैक्सी को दोनों तरफ से डराने की कोशिश कर रहे थे। वे शीशे नीचे करके कशिश को भद्दे इशारे कर रहे थे। उस वक्त कशिश शालिनी से ही बात कर रही थी। तभी नशे में धुत एक लड़के ने अपनी गाड़ी की स्पीड अचानक से बढ़ाई और बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी गाड़ी कशिश की टैक्सी के बिल्कुल आगे लगा दी। टैक्सी वाले को कुछ समझ नहीं आया। सामने अचानक आई गाड़ी को देखकर टैक्सी ड्राइवर के होश उड़ गए। उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से टैक्सी के इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। टायरों ने गीली सड़क पर चीख मारी, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इमरजेंसी ब्रेक लगने के बावजूद वो टैक्सी बेकाबू होकर सीधे सामने वाली गाड़ी के पिछले हिस्से में बहुत जोर से जाकर टकराई। बूम! इस भयानक टक्कर की वजह से टैक्सी का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। झटके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कशिश, जो पीछे फोन पर अपनी मॉम से बात कर रही थी, वो अपनी जगह से उछल गई। उसके हाथ से उसका फोन छूटकर दूर जा गिरा और उसका सिर बहुत ही जोर से आगे वाली फ्रंट सीट के कठोर हिस्से पर जाकर टकराया। उसके माथे से तुरंत खून निकल पड़ा। दर्द के मारे उसके मुंह से वो आखिरी चीख निकली थी और फिर उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। वो पिछली सीट पर बेसुध होकर गिर पड़ी। इधर बेस के सीक्रेट रूम में शालिनी फोन को अपने कान से चिपकाए हुए पागलों की तरह चीख रही थी। कशिश, जवाब दे मेरी बच्ची, कशिश! शालिनी के पैर कांपने लगे थे। उसके हाथों से फोन जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन के चेहरे की नरमी अब एक खौफनाक गुस्से में बदल चुकी थी। क्या हुआ मॉम? कशिश को क्या हुआ? शालिनी ने रोते हुए और अपने कांपते हाथों से अर्जुन का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मेरी बच्ची मुसीबत में है अर्जुन। शायद उसका एक्सीडेंट हुआ है। फोन पर धमाके की आवाज आई है। अर्जुन, तू जल्दी से उसके पास चल, उसे तेरी जरूरत है। शालिनी की ये हालत देखकर परीक्षित आर्य भी घबरा गए। उन्होंने आगे बढ़कर शालिनी को शांत करने की कोशिश की। शालिनी, शांत हो जाओ, तुम ज्यादा चिंता कर रही हो, वो ठीक होगी। मैं अभी अपनी इंटेलिजेंस टीम को फोन करता हूँ, मैं अभी उसके बारे में पता लगाता हूँ। लेकिन परीक्षित आर्य की ये बात सुनकर शालिनी का दुख एक ज्वाला में बदल गया। एक माँ का गुस्सा भड़क उठा। शालिनी ने झटके से परीक्षित आर्य का हाथ झटक दिया।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंखों में अब एजेंट वाइपर वाला वो खूनी गुस्सा था। पापा! शालिनी गुस्से में चीखी। उसकी आवाज सीक्रेट रूम की दीवारों से टकराई। इस सब के पीछे आप तो नहीं है ना? मैं शुरू से देख रही थी कि आप कशिश के यहाँ आने से कितने नाराज थे। आप उसे घूर रहे थे। कहीं आपने ही तो उसे यहाँ से बेइज्जत करके नहीं भेजा? कहीं आपने ही तो ये एक्सीडेंट नहीं करवाया? ऐसा तो नहीं है कि आप उसे पसंद ही नहीं करते? शालिनी, तुम पागल हो गई हो। परीक्षित आर्य हैरान रह गए। शालिनी ने अपनी उंगली परीक्षित आर्य की तरफ उठाते हुए एक ऐसी धमकी दी जिसने वहां खड़े अर्जुन और ईशा के भी रोंगटे खड़े कर दिए। अगर आज मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना पापा, तो मैं आपको पूरी जिंदगी कभी माफ नहीं करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। इतना कहकर शालिनी ने पलटकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। वो गुस्से और खौफ में पागलों की तरह बाहर निकल गई। अर्जुन ने एक सेकंड के लिए भी इंतजार नहीं किया। उसकी बहन खतरे में थी। उसने परीक्षित आर्य की तरफ एक बार देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं, और वो भी अपनी मॉम के पीछे तेजी से बाहर निकल गया। कमरे में अब सिर्फ परीक्षित आर्य, ईशा और सोती हुई शिवन्या तथा उसका बच्चा बचे थे। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया था। ईशा, जिसके चेहरे पर अभी भी वो चमक थी, उसने बहुत ही निराश और तीखी नजरों से परीक्षित आर्य को देखा। दादाजी, ईशा ने भारी आवाज में कहा, सच सच बताइए, आपने ही तो उसे यहाँ से नहीं भेजा है ना? परीक्षित आर्य को यह बात बहुत बुरी लगी कि उनकी ही पोती उन पर शक कर रही है। वे थोड़े गुस्से में अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोले, ईशा, तुम भी उसी की तरह बात कर रही हो? ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि ये दोनों इतनी बड़ी खुशी के मौके पर इस बच्चे को छोड़कर ऐसे पागलों की तरह निकल गए? वो बच्ची थोड़ी है, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। कोई छोटी मोटी बात हुई होगी, टैक्सी कहीं टकरा गई होगी। तुम लोग बिना वजह राई का पहाड़ बना रहे हो। परीक्षित आर्य अभी भी कशिश को एक बाहरी लड़की समझ रहे थे, जिसके लिए अर्जुन का इस तरह जाना उन्हें नागवार गुजर रहा था। ईशा ने अपने होंठ भींच लिए। दादाजी, ईशा ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैंने भी उसे देखा था। जब मैं पहले उससे मिली थी यहाँ, तो मैंने भी महसूस किया था कि वो अंदर से बहुत परेशान थी। मैं डर को पहचानती हूँ। मुझे बस वक्त नहीं मिला कि मैं कशिश की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकूं कि उसे आखिर कौन परेशान कर रहा है। लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। परीक्षित आर्य ने अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने हाथ झाड़ते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो ईशा। मैंने कहा ना वो ठीक होगी, और तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? यह सुनकर ईशा के सब्र का बांध टूट गया। उसने थोड़े गुस्से में कहा, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होती तब आपका ऐसा ही ठंडा रिएक्शन होता? परीक्षित आर्य ने कहा, तुम बात को ज्यादा बढ़ा रही हो। ईशा ने अपनी आंखें परीक्षित आर्य की आंखों में गड़ा दी। कमरे का तापमान अचानक जैसे गिर सा गया। दादाजी, ईशा ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, जो सीधे परीक्षित आर्य की रूह में उतर गई। मुझे नहीं पता कि अर्जुन भाई ने आपको अभी तक ये बात क्यों नहीं बताई। मुझे लगता है कि इतने सारे हादसों और लड़ाइयों के बीच शायद वो भूल गए। परीक्षित आर्य के एक्सप्रेशन बदल गए। कौन सी बात? आप जानना चाहते हैं ना कि शालिनी बुआ, शिवन्या भाभी और बच्चे को छोड़कर इतनी जल्दी में क्यों निकल गई? ईशा ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तो उसकी वजह यह है दादाजी कि कशिश उस योगेंद्र महर्षि और कामिनी की बेटी नहीं है। कशिश शालिनी बुआ की अपनी सगी बेटी है, अर्जुन भाई की सगी बहन है। परीक्षित आर्य का पूरा शरीर एक तेज झटके से कांप गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कह रही हो तुम? ईशा रुकी नहीं। उसने आगे कहा, हाँ दादाजी, और इसी वजह से महर्षि फैमिली इतने सालों तक बुआ को ब्लैकमेल करते हुए आई थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं था। आप हमेशा कहते थे ना कि मेरी बेटी शालिनी तो बहुत स्ट्रांग थी, वो एक एजेंट थी। फिर ऐसी क्या वजह थी कि उसने महर्षि परिवार का ये सब जुल्म और अत्याचार इतने सालों तक एक कमजोर औरत बनकर बर्दाश्त किया? ईशा की आंखों से भी एक आंसू छलक पड़ा। तो उसके पीछे की इकलौती वजह थी कशिश, जिसके पैदा होते ही उन घटिया लोगों ने उसे बुआ से दूर कर दिया था। ये सच सुनकर परीक्षित आर्य के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। उनके दिमाग में एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। वो लड़की जिसे वो अभी तक एक बाहरी और महर्षि फैमिली के उस घटिया आदमी योगेंद्र महर्षि का खून समझकर नफरत और शक की निगाह से देख रहे थे, जिसे उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही बेइज्जत करके इस कमरे से बाहर निकाला था, वो उनकी अपनी सगी नातिन थी, उनके अपने खून का हिस्सा थी। परीक्षित आर्य के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उनका वो फौलादी शरीर कांपने लगा और उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने में एक खंजर उतार दिया हो। ईशा के मुंह से निकले वो आखिरी शब्द किसी परमाणु बम की तरह फटे थे। कशिश शालिनी बुआ की अपनी सगी बेटी है। ये सच सुनते ही परीक्षित आर्य का वो फौलादी शरीर, जो बड़े बड़े युद्धों और खौफनाक दुश्मनों के सामने कभी नहीं कांपा था, वो आज एक झटके में सुन्न पड़ गया था।
कुछ देर तक वो ऐसे ही वहीं अपनी जगह पर बुत बनकर जमे रहे। उनकी आंखें फटी की फटी थीं और उनका मुंह हल्का सा खुला हुआ था। वो उस बच्ची का चेहरा याद करने की कोशिश कर रहे थे जिसे उन्होंने अभी कुछ मिनट पहले ही अपनी भारी और कड़क आवाज से डराकर बाहर निकाल दिया था। वो उनकी अपनी सगी नातिन थी। ईशा ने जब देखा कि परीक्षित आर्य गहरे सदमे में चले गए हैं तो उसने उनके कंधे को हल्का सा हिलाया। ईशा के इस तरह हिलाने पर वो अचानक अपने होश में आए। उनका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट छा गई थी। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को मुट्ठी में भींचा और हड़बड़ाते हुए ईशा से कहा, ईशा, तुम शिवन्या के पास ही रहना, उसे और बच्चे को अकेला मत छोड़ना। मैं अभी पता लगाता हूँ कि मेरी मासूम सी बच्ची कहाँ पर है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। परीक्षित आर्य मुड़कर दरवाजे की तरफ भागने ही वाले थे कि ईशा की तीखी आवाज ने उनके कदमों को वहीं रोक दिया। दादाजी, ईशा ने बहुत ही निराशा और दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे आपसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। माना कि आपको सच नहीं पता था, लेकिन अगर कशिश सच में महर्षि फैमिली से भी होती तो भी क्या आपको उसके चेहरे की वो मासूमियत दिखाई नहीं दी? वो डरी हुई थी, परेशान थी, और अब जब आपको पता चला कि वो आपका अपना खून है, आपके परिवार का हिस्सा है, तो आप एकदम से बदल गए। आपका ये दोहरापन मेरी समझ से बाहर है। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो सीधे परीक्षित आर्य के दिल में तीर की तरह चुभ गई। परीक्षित आर्य ने पीछे मुड़कर ईशा को देखा और बहुत ही भारी आवाज में कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो ईशा। मुझे उस बच्ची से कोई नफरत नहीं थी और ना ही मैंने उसे कोई सजा दी थी, लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। तुमने अपनी आंखों से देखा ना कि यहाँ इस कमरे में क्या हुआ था। बच्चे के जन्म के समय वो असीम ऊर्जा का विस्फोट। अगर ये सब किसी भी बाहरी इंसान के सामने आता तो क्या ये इस पूरी दुनिया के लिए और खुद अर्जुन के लिए सुरक्षित होता? परीक्षित आर्य ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात को समझाते हुए आगे कहा, मैं बेस का लीडर हूँ ईशा। मेरा काम भावनाओं से नहीं बल्कि सुरक्षा और रणनीतियों से चलता है। मुझे अर्जुन के राज को महफूज रखना था, लेकिन तुम लोगों को बस यही दिखाई दिया कि मैं उस बच्ची से नफरत करता हूँ। मैंने उससे एक शब्द भी गलत नहीं कहा था। मैंने सिर्फ उसे यहाँ से जाने के लिए कहा था क्योंकि ये जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं थी। परीक्षित आर्य की आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। अब तुम बस यही रहो और शिवन्या का ध्यान रखो। इतना कहकर वो बिना एक भी पल गवाए तेज कदमों से उस सीक्रेट रूम से बाहर निकल गए। उनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन इस बार वो सख्ती दुश्मनों के लिए नहीं बल्कि अपनी नातिन को बचाने के लिए थी। उन्होंने कॉरिडोर में चलते हुए तुरंत अपना सिक्योर मिलिट्री फोन निकाला और सौरभ मल्होत्रा को फोन किया। सौरभ मल्होत्रा इंटेलिजेंस का सबसे तेज और भरोसेमंद आदमी था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉल डायल की, फोन लगातार व्यस्त जा रहा था। परीक्षित आर्य ने दांत पीसते हुए फोन काटा और दोबारा डायल किया, लेकिन फिर से वही बिजी टोन। दरअसल सौरभ मल्होत्रा का फोन इसलिए व्यस्त जा रहा था क्योंकि अर्जुन पहले ही सौरभ मल्होत्रा के साथ कांटेक्ट में था। अर्जुन का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी मॉम के फोन पर वो भयानक धमाके की आवाज सुनी थी, उसने अपनी गाड़ी की टॉप स्पीड में बेस से बाहर निकलते हुए सबसे पहले सौरभ को लाइन पर ले लिया था। वो सौरभ मल्होत्रा से कशिश के फोन की आखिरी लाइव लोकेशन निकलवा रहा था। सौरभ ने बिना कोई सवाल किए मिलिट्री सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड्स में कशिश के फोन के जीपीएस को ट्रैक कर लिया था और वो लोकेशन अर्जुन की कार के डैशबोर्ड पर भेज दी थी। बारिश की वजह से शहर की सड़कें गीली और खतरनाक हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन की गाड़ी आज हवा से बातें कर रही थी। वो हर लाल बत्ती को तोड़ते हुए, हर गाड़ी को ओवरटेक करते हुए उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था। उसका खून खौल रहा था और उसकी आंखों में एक ऐसी नीली और सुनहरी चमक बार बार आ रही थी जो उसके अंदर के ड्रैगन को बेकाबू कर रही थी। कुछ ही देर में अर्जुन अपनी गाड़ी को तेज ब्रेक लगाते हुए उस जगह पर पहुंच गया जहां वो एक्सीडेंट हुआ था। सड़क पर बारिश का पानी और तेल आपस में मिल चुके थे। अर्जुन ने गाड़ी से बाहर कदम रखा। सामने का नजारा देखकर उसके सीने में एक तेज दर्द उठा। सामने एक टैक्सी पूरी तरह से चकनाचूर हालत में खड़ी थी। टैक्सी का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक कर किसी लोहे के कबाड़ में बदल चुका था। उसके शीशे टूटकर पूरी सड़क पर बिखरे हुए थे और टैक्सी के इंडिकेटर अभी भी टिक टिक करते हुए जल बुझ रहे थे। लेकिन अर्जुन की नजरें टैक्सी के अगले हिस्से पर नहीं बल्कि आगे की फ्रंट सीट के पिछले हिस्से और पीछे की सीट पर टिकी थी। वो तेजी से भागकर टैक्सी के पास गया। उसने पिछली सीट का दरवाजा खींचकर खोला। दरवाजा इतनी जोर से जाम था कि अर्जुन को अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे उखाड़ना पड़ा। अंदर का नजारा और भी डरावना था। पिछली सीट पर कशिश का मोबाइल फोन पड़ा हुआ था जिसकी स्क्रीन पूरी तरह से टूट चुकी थी और सबसे डरावनी चीज थी वो लाल रंग। आगे वाली फ्रंट सीट के पिछले हिस्से पर और नीचे की सीट पर ताजा खून की कई बड़ी बड़ी बूंदें और धब्बे पड़े हुए थे, लेकिन वहां कशिश नहीं थी।
खून देखकर अर्जुन की सांसें एक पल के लिए अटक गईं। कशिश। उसके मुंह से एक कांपती हुई आवाज निकली। उसकी बहन, जिसे उसने हमेशा हर मुसीबत से बचाया था, आज उसके ही खून के धब्बे उसके सामने थे और वो गायब थी। तभी अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे काफी लोगों ने भीड़ लगाई हुई थी। उस भीड़ के बीच वही टैक्सी का ड्राइवर सिर पकड़े बैठा हुआ था। उसी वक्त एक तेज और आक्रामक रफ्तार के साथ एक और गाड़ी आकर बाहर रुकी। यह शालिनी की गाड़ी थी। शालिनी अपनी गाड़ी से बाहर निकली। वो अर्जुन की तरह पागलों की तरह भाग नहीं रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक, ठंडी और जानलेवा शांति थी। वो फोन पर किसी से बहुत ही खुफिया और कोडेड भाषा में बात कर रही थी। वो अपने आदमियों को पूरे शहर की नाकेबंदी करने का आदेश दे रही थी। शालिनी के साथ ही वहां पर कुछ मेडिकल और पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच गई थी और कुछ ही पलों में लोगों की भारी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी। अर्जुन उस भीड़ को चीरता हुआ सीधे उस घायल टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंचा। उसने ड्राइवर के कॉलर को बहुत ही नरमी से पकड़ा और अपनी आंखों में एक अजीब सी गुहार लिए हुए पूछा, कार में जो लड़की थी, जो पीछे बैठी थी, वो कहां पर है? उसे क्या हुआ? ड्राइवर के सिर से खून बह रहा था और वो दर्द से कराह रहा था। उसने अर्जुन के चेहरे पर वो खौफ और तड़प देखी तो वो कांपते हुए बताने लगा, साहब, मैं तो अपनी लेन में आराम से चल रहा था, ड्राइवर ने दर्द से कराहते हुए कहा। तभी पीछे से दो बहुत महंगी गाड़ियां आईं। उनमें कुछ रईस बाप की बिगड़ी औलादें थीं, जो अचानक से हमारी टैक्सी के पीछे लग गए। वो शीशे नीचे करके उस बच्ची को भद्दे इशारे कर रहे थे। वो बच्ची बहुत डरी हुई थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। ये सुनते ही अर्जुन की मुट्ठियां इतनी जोर से कस गईं कि उसकी हड्डियों की चटकने की आवाज आने लगी। ड्राइवर ने हांफते हुए आगे बताया, साहब, उनमें से एक लड़का जो पूरी तरह से नशे में धुत था, उसने अचानक अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और मेरी टैक्सी के बिल्कुल सामने लाकर अपनी गाड़ी तिरछी खड़ी कर दी। मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन सड़क गीली थी और टैक्सी स्लिप होकर सीधे उसकी गाड़ी में जा घुसी। शालिनी भी फोन काटकर अर्जुन के पीछे आकर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थीं। एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ? मेरी बेटी भाई कहाँ है? शालिनी ने अपनी खौफनाक आवाज में पूछा। ड्राइवर ने कांपते हुए शालिनी को देखा और बोला, मैडम, एक्सीडेंट के झटके से वो बच्ची आगे की सीट से टकरा गई थी और उसके सिर से खून बहने लगा था। वो बेहोश हो गई थी। वो अमीरजादे अपनी गाड़ी से बाहर निकले। वो लोग हंस रहे थे। उन्होंने उस बच्ची को पिछली सीट से निकाला और अपनी गाड़ी में डाल लिया। वो उसे अपने साथ ले गए। अर्जुन ने अपने गुस्से में कहा, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? ड्राइवर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सिर के उस गहरे घाव की तरफ इशारा किया जहां से बहुत सारा खून बह चुका था। मैंने कोशिश की थी साहब, मैं गाड़ी से बाहर निकला था उन्हें रोकने के लिए, लेकिन उनमें से एक लड़के ने अपनी गाड़ी की डिक्की से एक भारी लोहे की रॉड निकाली और मेरे सिर पर पूरी ताकत से मार दी। मैं वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा और वो लोग उस बच्ची को लेकर फरार हो गए। ये सुनना था कि अर्जुन के अंदर बर्दाश्त की सारी हदें टूट गईं। उसका गुस्सा अब एक ऐसे ज्वालामुखी में बदल चुका था जो पूरे शहर को राख कर देने के लिए काफी था। उसकी आंखों से एक नीली रोशनी चमकी। उसने ड्राइवर का कॉलर छोड़ा। अर्जुन ने बिना एक भी शब्द कहे पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ तेज कदम बढ़ाए। वो वहां से निकल गया। शालिनी भी एक खौफनाक चुप्पी साधे अपनी गाड़ी में बैठी और तेज रफ्तार में वहां से निकल गई। माँ और बेटे दोनों मौत के फरिश्ते बनकर उन शिकारियों की तलाश में निकल पड़े थे जिन्होंने उनकी नाजुक सी बच्ची पर हाथ डालने की जुर्रत की थी। अर्जुन ने अपनी गाड़ी में बैठते ही अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया। उसका दिमाग अब उन आवारा लड़कों को ढूंढने के लिए तेजी से चल रहा था। तभी उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसे कुछ याद आया, मुंबई की वो घटना जब कशिश को कुछ लड़कों ने परेशान किया था और एयरपोर्ट पर भी बदतमीजी कर रहे थे। उस घटना के अगले ही दिन अर्जुन के फोन पर एक अनजान नंबर से एक कॉल आई थी, लेकिन अर्जुन ने कॉल रिसीव नहीं की थी। अर्जुन ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को संभाला और दूसरे हाथ से अपना फोन निकाला। उसने अपने कॉल लॉग्स में जाकर उस नंबर को तलाश करना शुरू किया। कुछ ही सेकंड्स में उसे वो नंबर मिल गया। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए वो नंबर डायल कर दिया। फोन की घंटी जा रही थी। अर्जुन का दिल एक अजीब सी ठंडी धड़कन के साथ धड़क रहा था। कुछ देर बाद फोन के दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई और एक बहुत ही खूबसूरत सिडक्टिव आवाज सुनाई दी। तो आखिरकार अब तुम्हें वक्त मिल ही गया मेरी कॉल का रिप्लाई करने का। फोन के दूसरी तरफ समायरा दीक्षित थी। उसकी आवाज में एक रईसी का गुरूर साफ झलक रहा था। मुझे लगा था तुम डर कर छुप गए होगे। तभी अर्जुन ने एक ऐसी ठंडी आवाज में बात की जिसे सुनकर समायरा के खून की रफ्तार धीमी पड़ गई। समायरा,
मेरे पास तुम्हारी इन बकवास बातों के लिए रत्ती भर भी वक्त नहीं है। समायरा अपनी आलीशान ऑफिस की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी थी। अर्जुन के मुंह से अपना नाम सुनकर वो एक पल के लिए हैरान रह गई। उसकी भौहें तन गईं। तुम्हें मेरा नाम भी पता है? अर्जुन की आंखें सड़क पर थीं, लेकिन उसकी नजरों में मौत नाच रही थी। मैं बहरा नहीं हूं समायरा। उस दिन वो लड़के तुम्हें समायरा दीदी कह रहे थे तो मैंने भी सुन लिया था। समायरा गहरे सदमे में थी, लेकिन अर्जुन ने उसे सोचने का कोई मौका नहीं दिया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। सुन लो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो समायरा दीक्षित। तुम्हारे भाई के उन बिगड़े हुए दोस्तों ने मेरी बहन को रास्ते से अगवा कर लिया है। वो उसे कहीं ले गए हैं। अर्जुन एक सेकंड के लिए रुका और फिर उसने वो शब्द कहे जिन्होंने समायरा के ऑफिस के उस ठंडे माहौल को और भी जमा दिया। और अगर इस घटिया काम में तुम्हारा भाई प्रियांशु भी शामिल हुआ ना समायरा, तो अभी इसी वक्त जाकर उसकी अर्थी का इंतजाम कर लेना, क्योंकि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अगर मेरी बहन को एक खरोंच भी आई, अगर उसे कुछ भी हुआ, तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये खौफनाक चेतावनी सुनकर समायरा बुरी तरह घबरा गई। उसके हाथ से पेन नीचे गिर गया। अर्जुन की आवाज में जो मौत की गूंज थी वो बता रही थी कि वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, वो सच में ऐसा कर गुजरेगा। रुको, तुम पागल हो गए हो क्या? समायरा ने अपनी कुर्सी से हड़बड़ाते हुए उठते हुए कहा। उसके माथे पर पसीना आ गया था। मेरा भाई प्रियांशु तो मेरे साथ है। वो सुबह से मेरे ऑफिस में है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और मुझे नहीं लगता कि उसके वो दोस्त भी ऐसा कोई कदम उठाएंगे। तुम जरूर कोई गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। मुझे गलतफहमियां नहीं होती, अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। समायरा की सांसें तेज हो गई थीं। तुम लाइन पर हो, मैं अभी उससे तुम्हारी बात करवाती हूँ। इतना कहकर समायरा फोन को अपने कान से लगाए हुए जल्दी से अपने आलीशान केबिन से बाहर निकली। वो अपनी हाई हील्स में दौड़ते हुए ऑफिस के एक लंबे कॉरिडोर को पार करके दूसरे केबिन की तरफ बढ़ी। उस केबिन के अंदर प्रियांशु दीक्षित बैठा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही उदास और उतरा हुआ था। वो अपने पिता के डर से ऑफिस में फाइलें चेक कर रहा था और ऑफिस के काम से बुरी तरह बोर हो चुका था। उसे अपनी आजादी और मौज मस्ती याद आ रही थी। तभी केबिन का दरवाजा बहुत ही जोर से खुला। समायरा हड़बड़ाते हुए अंदर आई। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो बुरी तरह हाँफ रही थी। प्रियांशु अपनी बहन को इस हालत में देखकर हैरान रह गया। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे भूतों की तरह क्यों हाँफ रही हैं? समायरा ने सीधा उसके पास जाकर बहुत ही तेज और गुस्से भरी आवाज में पूछा। तुम्हारे वो आवारा और घटिया दोस्त कहाँ पर है प्रियांशु? प्रियांशु दीक्षित ने अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिकते हुए बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा। वो मेरी तरह इस बोरिंग ऑफिस में थोड़ी ना बैठे होंगे दीदी। कहीं बाहर गए होंगे मौज मस्ती करने, शायद लॉन्ग ड्राइव पर या क्लब में। क्यों, आपको क्या काम है उनसे? ये लापरवाही भरा जवाब सुनकर समायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना हाथ उठाकर प्रियांशु को एक थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन रुक गई। समायरा गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुमसे जितना पूछा है सिर्फ उतना जवाब दो प्रियांशु। तुम्हारी और तुम्हारे उन दोस्तों की मौज मस्ती आज हम सबकी जान ले लेगी। उसने अपना फोन प्रियांशु के कानों के पास लगाया और बहुत ही सख्त वार्निंग देते हुए कहा, फोन पर अर्जुन है, उससे बात करो। और मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो प्रियांशु, इस वक्त वो लड़का किसी की जान लेने पर उतारू है। उससे कोई भी बकवास मत करना, कोई एटीट्यूड मत दिखाना। वो जो पूछे उसका सीधा सीधा और सच जवाब देना, वरना आज तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। प्रियांशु ने अपनी बहन के चेहरे पर वो खौफ देखा जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसके हाथ कांपने लगे और उसने डरते हुए फोन अपने कान से लगा लिया। है? हेलो? प्रियांशु दीक्षित के मुंह से कांपती हुई आवाज निकली। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा अपने रईस बाप के पैसों और अपनी बहन समायरा के रुतबे को देखा था। आज वो पहली बार अपनी बहन को इतना डरा हुआ देख रहा था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी फोन पर उस शख्स से बात करने की। फोन के स्पीकर से अर्जुन की रूह कपा देने वाली आवाज आई। प्रियांशु दीक्षित, तुम्हारे पास अपनी जान बचाने और अपने खानदान का नाम इस दुनिया में बनाए रखने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है। अगर 11वें सेकंड में मुझे मेरी बहन की लोकेशन नहीं मिली तो यकीन मानो, तुम्हारी बहन समायरा तुम्हारे ही कैबिन में तुम्हारी लाश देखेगी और तुम्हारे बाप को तुम्हारी अस्थियां तक नसीब नहीं होंगी। प्रियांशु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अर्जुन की इस वार्निंग को सुनकर प्रियांशु का सारा गुरूर पल भर में चकनाचूर हो गया। देखो भाई, मुझे सच में कुछ नहीं पता, प्रियांशु हकलाते हुए बोला।
उसके माथे से पसीना टपक कर फोन की स्क्रीन पर गिर रहा था। मैं सुबह से अपनी बहन के साथ ऑफिस में हूँ। मैंने किसी को किडनैप नहीं किया है, मेरा यकीन करो। 5 सेकंड। अर्जुन की आवाज में कोई दया नहीं थी। समायरा, जो प्रियांशु के बिल्कुल सामने खड़ी थी, उसका भी दिल दहल गया। उसने प्रियांशु का कॉलर पकड़ा और फुसफुसाते हुए चीखी, प्रियांशु, बता उसे तेरे वो घटिया दोस्त कहाँ है? ये लड़का पागल है, ये सच में हमें मार डालेगा। 4 सेकंड। अर्जुन ने उल्टी गिनती जारी रखी। भाई मेरी बात सुनो। प्रियांशु अब लिटरली रोने लगा था। वो मेरे दोस्त हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आज मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता है कि जब वो लोग मौज मस्ती करने के मूड में होते हैं तो वो लोग कहाँ जाते हैं। कहा। अर्जुन की आवाज एक हथौड़े की तरह प्रियांशु के कानों में पड़ी। शहर के बाहर, आउटर रिंग रोड के पास एक पुराना और सुनसान इलाका है, ब्लैकवुड एस्टेट। वहां मेरे एक दोस्त के बाप का एक बहुत बड़ा प्राइवेट फार्म हाउस है। प्रियांशु एक ही सांस में सब कुछ उगल गया। वो लोग वहीं गए होंगे। वहां किसी पुलिस वाले की जाने की हिम्मत नहीं होती। वहां उनके प्राइवेट गार्ड्स होते हैं। अर्जुन ने फोन काटने से पहले बस इतना कहा, अगर मेरी बहन वहां नहीं मिली तो मेरी अगली लोकेशन तुम्हारा ऑफिस होगा। क्लिक। फोन कट गया। प्रियांशु धनाम से अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। समायरा भी अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ी थी। प्रियांशु ने कहा, दीदी आप उससे इतना डरती क्यों हैं? तभी समायरा बोली, जब मैं रशिया गई थी तो पूरी मिलिट्री ने उसके आगे सिर झुकाया था। मुझे नहीं पता उसकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल लगता है, और तुम्हारे दोस्तों ने अगर ये हरकत की है तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मैंने भी उसका पीछा किया था। मैं आ रहा हूं कशिश। अर्जुन ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से कसा कि उसके हाथों की नसें नीली और सुनहरी चमक के साथ उभर आईं। उसने गाड़ी का एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। गाड़ी एक चीते की तरह बारिश का सीना चीरती हुई उस आउटर इलाके की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन अर्जुन अकेला नहीं था जो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर कशिश के लिए पागल हो रहा था। पूरी दिल्ली में एक ऐसा खौफनाक और अकल्पनीय तूफान उठ गया था जिसे देखकर आम जनता, पुलिस और प्रशासन सभी हैरान थे। परीक्षित आर्य, जो कुछ ही देर पहले तक सीक्रेट रूम में एक सदमे में थे, अब अपनी सगी नातिन कशिश के साथ किए गए अपने बर्ताव की वजह से खुद को कोस रहे थे। और उसके किडनैप होने के खौफ ने परीक्षित आर्य के अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी भड़का दिया था जिसका लावा पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले रहा था। परीक्षित आर्य ने अपने वॉर रूम से एक ऐसा कोड रेड जारी कर दिया था जो केवल इमरजेंसी की स्थिति में ही जारी किया जाता था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े कमिश्नर्स और अधिकारियों के फोन वाइब्रेट होने लगे थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पुलिस को सड़कों से किनारे कर दिया गया था। महज 15 मिनट के अंदर पूरी दिल्ली की सड़कों पर हर तरफ मिलिट्री उतर आई थी। सशस्त्र सेना के भारी भरकम हरे रंग के ट्रक, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और मशीन गनों से लैस मिलिट्री जीपें शहर के हर मुख्य चौराहे, हर टोल प्लाजा और शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर आ खड़ी हुई थी। मिलिट्री के जवानों ने कांटेदार तारें और भारी लोहे के बैरिकेड्स लगाकर पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी थी, जैसे कि लॉकडाउन लग गया हो। कोई भी गाड़ी, कोई भी इंसान बिना पूरी चेकिंग के शहर की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। चौराहों पर खड़े कमांडिंग ऑफिसर्स मेगाफोन पर चिल्ला रहे थे। दिल्ली की जनता हैरान और खौफजदा थी। बारिश के बीच लोग अपनी गाड़ियों में फंसे हुए थे और खौफ से बाहर देख रहे थे। सड़कों पर सिर्फ मिलिट्री के बूटों की आवाज और सायरन की गूंज थी। किसी को नहीं पता था कि कोई आतंकी हमला हुआ है या कोई तख्ता पलट। लेकिन असलियत ये थी कि देश का सबसे ताकतवर मिलिट्री लीडर अपनी नातिन को ढूंढने के लिए पागल हो चुका था। परीक्षित आर्य की आंखों में खून उतर आया था। वो दिल्ली का चप्पा चप्पा छान मारने के लिए तैयार थे। खुद मिनिस्ट्री से सौरभ मल्होत्रा के पास फोन आया कि ये सब क्या चल रहा है। तभी सौरभ मल्होत्रा ने कहा कि हमारे लीडर परीक्षित आर्य के किसी फैमिली मेंबर को किडनैप कर लिया गया है ताकि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सके और उन्हें ब्लैकमेल कर सके। उन्हें अपनी फैमिली की चिंता नहीं है, लेकिन वो पूरे शहर में रिसर्च में लगे हुए हैं कि उन लोगों ने क्या प्लान किया है। इतना कहकर सौरभ मल्होत्रा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। यह प्लान पहले ही सौरभ मल्होत्रा ने तैयार कर लिया था। ये सब सुनकर मिनिस्ट्री में हड़कंप मच गया था और प्रेसिडेंट तक भी ये बात पहुंच गई, जो पहले ही अपने पिता की चिंता में परेशान थे। उनका इतना बड़ा मिशन फेल हो गया था और जहां भी मिलिट्री कुछ करने की कोशिश करती थी, मिस्टर प्रेसिडेंट हमेशा उसके खिलाफ रहते थे। न्यूज पर यह खबर दिखाई जाने लगी थी, लेकिन यह तूफान सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था। जमीन पर अगर परीक्षित आर्य की मिलिट्री का खौफ था, तो आसमान में एक उससे भी ज्यादा रहस्यमयी तांडव शुरू हो चुका था। शालिनी, जो अब एक मजबूर मां नहीं बल्कि एजेंट वाइपर के रूप में एक्टिव हो चुकी थी, वो अपने लेवल पर कशिश की तलाश कर रही थी।
शालिनी की गाड़ी शहर की सड़कों पर एक घोस्ट की तरह दौड़ रही थी। उसके कान में एक हाईटेक कम्युनिकेशन डिवाइस लगा हुआ था और वो अपनी उस सीक्रेट टीम को कमांड दे रही थी जिसे उसने सालों पहले अंडरग्राउंड कर दिया था। मुझे वो लड़के चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उनकी गाड़ियों के टायर के निशान से लेकर सैटेलाइट के ब्लाइंड स्पॉट्स तक सब कुछ स्कैन करो। शालिनी की आवाज में एक ऐसी बर्फीली ठंडक थी जो किसी की भी जान ले ले। यस बॉस। कम्युनिकेशन डिवाइस से एक बहुत ही खुरदरी और प्रोफेशनल आवाज आई। ये शालिनी की वो शैडो टीम थी जो सरकार, मिलिट्री या किसी भी कानून के दायरे से बाहर काम करती थी। और फिर दिल्ली के उस काले, तूफानी और बारिश से घिरे आसमान में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश की मीडिया और प्रशासन के होश उड़ा दिए। बादलों को चीरते हुए अचानक से आसमान में 6 बेहद हाईटेक काले रंग के बिना किसी नंबर प्लेट या बिना रजिस्ट्रेशन वाले अटैक हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगे। ये हेलीकॉप्टर बहुत ही नीची उड़ान भर रहे थे। इनकी गड़गड़ाहट से नीचे की इमारतों के शीशे कांप रहे थे। ये मिलिट्री के हेलीकॉप्टर नहीं थे, ये शालिनी के लोग थे। उसकी वो सीक्रेट टीम जो बरसों से किसी बहुत बड़े मिशन का इंतजार कर रही थी, जिसके लिए शालिनी फ्री होने ही वाली थी और उसकी बेटी को ही अगवा कर लिया गया था। उन्हें तो अपनी बॉस की बेटी को बचाने के लिए आना ही था। ये काले हेलीकॉप्टर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हवा में मंडराने लगे। इनके अंदर बैठे स्नाइपर्स और टेक एक्सपर्ट्स अपने इंफ्रारेड कैमरों और थर्मल स्कैनर्स के जरिए नीचे की एक एक गाड़ी और इमारतों को स्कैन कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाली चीज उन हेलीकॉप्टर्स का डिजाइन था। जैसे ही एक हेलीकॉप्टर कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के ऊपर से नीची उड़ान भरता हुआ गुजरा, नीचे खड़े न्यूज रिपोर्टर्स और कैमरामैनों ने अपने कैमरे आसमान की तरफ घुमा दिए। कैमरे के लेंस जूम हुए और जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आई उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। उन काले हेलीकॉप्टर्स के निचले हिस्से और साइड पैनल पर एक विशाल वाइपर का डिजाइन छपा हुआ था। वो लाल और हरे रंग का वाइपर डिजाइन ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी आसमान से निकलकर डस लेगा। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज के फ्लैश चमकने लगे। एंकर्स चिल्ला चिल्ला कर रिपोर्टिंग कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में अचानक सेना की नाकेबंदी के बीच आसमान में दिखे रहस्यमयी काले हेलीकॉप्टर। इन हेलीकॉप्टर्स पर किसी भी देश या सेना का नहीं बल्कि वाइपर का निशान बना हुआ है। आखिर क्या हो रहा है देश की राजधानी में? क्या यह कोई विदेशी हमला है या कोई खुफिया संगठन आखिरकार दुनिया के सामने आ गया है? न्यूज चैनल्स पर अफरा तफरी मची हुई थी। विशेषज्ञ डिबेट कर रहे थे कि आखिर ये वाइपर का निशान किसका है। सरकार के आला अधिकारी भी पसीने पसीने हो रहे थे क्योंकि रडार पर यह हेलीकॉप्टर अचानक से प्रकट हुए थे और किसी के पास इनको मार गिराने का ऑर्डर नहीं था। और सच तो ये था कि परीक्षित आर्य ने खुद एयर डिफेंस सिस्टम को होल्ड पर रखा था क्योंकि उन्हें पता था कि आसमान में उड़ने वाले ये हेलीकॉप्टर किसी दुश्मन के नहीं बल्कि शालिनी की सीक्रेट टीम के हैं जो बरसों पहले लापता हो गई थी। उन्हें देखकर परीक्षित आर्य को खुद शौक लगा था और उन्होंने अपने आप से ही कहा, मेरी शेरनी वापस आ गई है। पूरी दिल्ली इस वक्त एक वॉर जोन में तब्दील हो चुकी थी। जमीन पर सेना के ट्रक सड़कों को ब्लॉक कर रहे थे। पुलिस वाले खुद डरकर साइड में खड़े थे और आसमान में वाइपर के वो काले हेलीकॉप्टर एक भूखे शिकारी की तरह शहर का कोना कोना छान रहे थे। एक तरफ परीक्षित आर्य की सैन्य ताकत थी और दूसरी तरफ शालिनी का वो नेटवर्क जिसे आज तक दुनिया ने सिर्फ कहानियों में सुना था। लेकिन इन सब के बीच उस ब्लैकवुड एस्टेट की तरफ जाने वाली उस सुनसान और घनी अंधेरी सड़क पर अर्जुन की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अर्जुन को ना तो मिलिट्री की नाकेबंदी से कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही आसमान में मंडराते उन वाइपर हेलीकॉप्टर्स से। उसका फोकस लेजर की तरह सिर्फ एक ही चीज पर था, कशिश की जान बचाना। अर्जुन ने शहर से निकलते ही गाड़ी को साइड लगाया। उसे पता था कि ऐसे उसे पहुंचने में वक्त लग जाएगा और फिर उसने अपना नाइट लॉर्ड आर्मर, जिसमें रेड इंसेक्ट आर्मर मिलकर एक पावरफुल आर्मर बन गया था, और वो तेजी से आसमान में उड़ गया। सामने का रास्ता धुंधला था। अर्जुन ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी डीमन आई को सक्रिय कर दिया। उसके माथे पर वो नीली और सुनहरी चमक एक बार फिर से उभरी। उसकी वो आंख मीलों दूर तक फैले उस इलाके को स्कैन कर रही थी। मैं आ गया कशिश, अर्जुन ने खुद से कहा। कुछ ही मील दूर ब्लैकवुड एस्टेट का वो विशाल और आलीशान फार्म हाउस घने पेड़ों के बीच छुपा हुआ था। वहां बाहर कुछ हथियारबंद प्राइवेट गार्ड्स खड़े थे और अंदर से बहुत ही लाउड म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वो रईस और बिगड़ैल लड़के जश्न मना रहे थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अर्जुन फार्म हाउस पर पहुंच गया था और वो सीधा आसमान से जमीन पर उतरा। उसके वो बड़े और प्राचीन पंख गायब हो गए। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसके शरीर के चारों तरफ एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा का घेरा बन गया था कि बारिश की बूंदें उसके शरीर को छूने से पहले ही भाप बनकर उड़ रही थी। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। वहां सिर्फ ड्रैगन किंग था जो आगे बढ़ रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे उस भारी लोहे के गेट की तरफ कदम बढ़ाए।
फार्म हाउस के अंदर उन गार्ड्स ने जब इस अकेले लड़के को बारिश में अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने अपनी बंदूकें तान ली और वो सोचने लगे कि ये कौन है और यहाँ कैसे आया। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो आसमान से उतरा था। ए लड़के, रुक जा वहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आगे कदम बढ़ाया तो गोलियों से भून देंगे। एक गार्ड ने चिल्लाते हुए धमकी दी, लेकिन अर्जुन के कदम नहीं रुके। वो चलता रहा। आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की और उस बिजली की रोशनी में अर्जुन का चेहरा एक पल के लिए चमका, जिसमें उसकी लाल आंखें दिखाई दी जिनमें सुनहरी चमक थी, और एक आंख तो ऐसी लग रही थी कि जैसे ही यमराज ने आंखें खोल ली हों। इवान, जो रशिया के हाइब्रिड वॉर का मास्टरमाइंड था, वो अपने डार्क रूम में शांत बैठा हुआ था। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी जो उसके चेहरे के सख्त भावों को दिखा रही थी। और कुछ दिन पहले उसका प्लान जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था, उसकी वजह से वो परेशान था। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा, ये फोन धनंजय रायचंद का था। धनंजय आमतौर पर इतनी जल्दी परेशान नहीं होता था, लेकिन आज जो उसने देखा था उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने कॉल रिसीव की। तभी दूसरी तरफ से धनंजय की तेज और परेशान आवाज आई। उसने सीधा पूछा, तुमने देखा न्यूज पर क्या चल रहा है? इवान ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब क्या हो गया धनंजय, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? धनंजय ने कहा, पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं इवान। जो एजेंट बरसों पहले मर चुके थे, जिनका वजूद पूरी तरह खत्म हो चुका था, अब वो फिर से दिखाई दे रहे हैं। पहले नाइट लॉर्ड वापस आया और अब वाइपर भी वापस आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर ये लोग जिंदा थे तो इतने सालों से कहाँ छुपे हुए थे। इवान ने जब वाइपर का नाम सुना तो उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसके हाथों की पकड़ फोन पर सख्त हो गई। उसने इनकार करते हुए कहा, यह पॉसिबल ही नहीं है, वो वापस नहीं आ सकती। मैंने खुद उसे अपने सामने मरते हुए देखा था, वो उस दिन बच ही नहीं सकती थी। धनंजय ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, देखा तो मैंने भी था इवान। हम सब ने यही माना था कि वो कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन अब इस सच को झुठलाया तो नहीं जा सकता ना। आज दिल्ली के आसमान में वाइपर की वही टीम देखी गई है जो बरसों पहले उसके इशारे पर काम करती थी। काले हेलीकॉप्टर जिन पर वाइपर का निशान बना हुआ है पूरे शहर में मंडरा रहे हैं। लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और अंतरिक्ष में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, उनकी खबर तो तुम तक पहुंच गई होगी ना। इवान अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो कमरे में टहलने लगा। उसने कहा, हाँ, मुझे डैनियल ने उसके बारे में बता दिया है। जो भी अंतरिक्ष में हो रहा है और जो पृथ्वी पर चल रहा है, मैं उन सब पर नजर रखे हुए हूँ, और हमें जो भी करना है मैं उसकी तैयारी में ही लगा हूँ। लेकिन अगर ये गड़े मुर्दे वापस आ गए हैं तो इनका कुछ पक्का इंतजाम करना होगा। हम अपने सालों के प्लान को इनकी वजह से खराब नहीं होने दे सकते। धनंजय रायचंद ने बस इतना कहा, वक्त कम है इवान, जो भी करना है जल्दी करो। और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फोन कटने के बाद इवान अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके दिमाग में पुरानी यादें और आगे की रणनीतियां चल रही थी। वो अचानक चिल्लाते हुए बोला, इन लोगों को जो करना है करने दो। जब डेविल गॉड की वापसी होगी तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी सारी ताकत, इनके सारे एजेंट उस दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। इवान को डेविल गॉड पर पूरा भरोसा था और अब उसी के आने का इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ समायरा दीक्षित अपने आलीशान ऑफिस के सोफे पर लेटी हुई थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अर्जुन की बातों ने उसे पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी ताकि खुद को शांत कर सके। उसने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े प्रियांशु को देखा, जो बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा था। समायरा ने परेशान होकर प्रियांशु से पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? प्रियांशु ने बिना नजरें उठाए कहा, दीदी, मैं पता लगा रहा हूँ कि वो लोग कहाँ पर हैं। मैं उन्हें लगातार कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। किसी का नंबर बंद है तो कोई जानबूझकर फोन नहीं उठा रहा। ये सुनकर समायरा को गुस्सा आ गया। वो सोफे से उठी और प्रियांशु के पास जाकर बोली, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि बात कितनी बिगड़ चुकी है? इतना कहकर उसने प्रियांशु के हाथ से उसका फोन छीन लिया। तभी समायरा के अपने मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने अपना फोन देखा। ये एक बिजनेस अलर्ट था। उसने देखा कि उसकी कंपनी के शेयर्स कुछ ही मिनटों में अचानक डाउन गए हैं। ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा था। ये कोई सामान्य गिरावट नहीं थी। उसने खुद से ही कहा, अचानक ऐसा क्या हुआ जो शेयर्स इतनी तेजी से डाउन जा रहे हैं? क्या देश में कुछ बड़ा हुआ है जिसका असर बाजार पर पड़ रहा है? यही सोचकर उसने बिना समय बर्बाद किए ऑफिस में लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन को ऑन किया और सीधा न्यूज चैनल लगा दिया। चैनल ऑन होते ही उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कुछ देर पहले तक पूरे शहर में सब कुछ बिल्कुल शांत था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बारिश हो रही थी, लेकिन अब न्यूज चैनल पर जो फुटेज चल रही थी वो किसी युद्ध के मैदान जैसी लग रही थी। हर मुख्य चौराहे पर सेना के ट्रक खड़े थे। मिलिट्री के जवान हथियारों के साथ चेकिंग कर रहे थे। शहर की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई थी। आसमान में काले हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे थे।
प्रियांशु भी टीवी स्क्रीन को देखकर घबरा गया। उसने डरते हुए कहा, दीदी ये सब क्या हो रहा है? हमारे शहर में अचानक मिलिट्री क्यों उतर आई? समायरा ने जब मिलिट्री के इतने लोगों को और शहर के हालात को देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उसे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये सब उस एक लड़के के परिवार की वजह से हो रहा है। अर्जुन ने जो कहा था वो कोई खोखली धमकी नहीं थी। उसने कहा, मैंने बिल्कुल सही सोचा था प्रियांशु, वो कोई आम लड़का नहीं है। उसके पीछे ऐसी ताकत है जो पूरे शहर को पल भर में रोक सकती है। समायरा ने फिर बहुत ही गुस्से में प्रियांशु को देखते हुए कहा, बेवकूफ लड़के, तुम्हारे दोस्तों ने जो किया है ये सब उसी का रिजल्ट है। उन्होंने जिस लड़की को अगवा किया है उसकी अहमियत तुम समझ भी नहीं सकते। अब उन लोगों को मरने से कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा उन आवारा लड़कों से दूर रहने के लिए कहा था। अगर आज तुम भी उनके साथ इन सब में शामिल होते तो आज सच में ही मुझे तेरी अर्थी की तैयारी करनी पड़ती। प्रियांशु ये सुनकर डर गया। उसे अपनी जान की फिक्र सता रही थी। इस बीच शहर से दूर उस सुनसान इलाके में अर्जुन उस ब्लैकवुड एस्टेट के अंदर पहुंच गया था। बाहर के गार्ड्स को उसने बिना किसी शोर के रास्ते से हटा दिया था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ कशिश को सुरक्षित बाहर निकालने पर था। वहीं मिलिट्री बेस के उस सीक्रेट रूम में सब कुछ बहुत ही शांत और सुरक्षित था। ईशा शिवन्या के बिल्कुल पास बैठी थी। काफी आराम करने के बाद आखिरकार शिवन्या ने अपनी आंखें खोली। उसे होश आ गया था। इस वक्त ईशा की गोद में उसका प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। शिवन्या को थोड़ा कमजोर महसूस हो रहा था, लेकिन उसने आंखें खोलते ही सबसे पहले अपने आसपास देखा। ईशा को और अपने बच्चे को देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे किसी की कमी महसूस हुई। शिवन्या ने धीमी आवाज में पूछा, अर्जुन कहां पर है? शिवन्या की आवाज सुनकर ईशा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। ईशा के चेहरे पर एक खुशी थी कि शिवन्या को होश आ गया है। उसने प्यार से जवाब दिया, भाभी अब आप कैसी हो? दर्द कुछ कम हुआ? शिवन्या ने सिर हिलाया और फिर से वही सवाल दोहराया, मैं ठीक हूं ईशा, लेकिन अर्जुन कहां पर है? वो मुझे छोड़कर कहां गया? ईशा जानती थी कि शिवन्या अभी बहुत कमजोर है। अगर उसे कशिश के एक्सीडेंट और किडनैपिंग के बारे में पता चला तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, जिसका असर उसकी सेहत पर पड़ेगा। ईशा ने कशिश के बारे में बताना ठीक नहीं समझा। उसने बहुत ही सामान्य तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन भाई, शालिनी बुआ और कशिश को लेने के लिए गए हैं भाभी। वो बिल्कुल अभी अभी ही यहाँ से गए थे। आप सो रही थीं, इसलिए उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे। शिवन्या ने यह सुना तो उसे तसल्ली मिल गई। उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और ईशा ने बहुत ही सावधानी से बच्चा उसे दे दिया। ईशा बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे पता था कि असल में क्या चल रहा है। उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि इतने कम टाइम में उसके दादाजी और अर्जुन भाई कशिश को जरूर ढूंढ निकालेंगे। उन दोनों की ताकत के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। बस उसे डायरेक्ट इस बात का डर था कि उन लड़कों ने कहीं कशिश को कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। वो बस मन ही मन कशिश की सलामती की दुआ कर रही थी। शहर के बाहर ब्लैकवुड एस्टेट का वो फार्म हाउस बाहर से भले ही सुनसान लग रहा था, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। अंदर बहुत ही तेज म्यूजिक बज रहा था, जिसकी आवाज दीवारों से टकरा रही थी। पूरे बड़े से हॉल में हर तरफ महंगी शराब की गंध फैली हुई थी। सिगरेट का धुआं हवा में तैर रहा था। कशिश एक कोने में जमीन पर बैठी हुई थी। वो पूरी तरह से डरी हुई थी और उसने खुद को अपनी ही बाहों में समेट लिया था। उसके माथे से खून बहकर सूख चुका था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसके कपड़े खराब हो गए थे और वो लगातार रो रही थी। इस वक्त फार्म हाउस में मौजूद सभी लड़के पार्टी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। एक लड़का जिसके बाल बिखरे हुए थे और जो पूरी तरह से नशे में लग रहा था, उसने शराब की एक आधी खाली बोतल अपने हाथ में लेकर कहा, यार आज तो मजा ही नहीं आ रहा, मुझे तो नशा ही नहीं हो रहा है, ये शराब बिल्कुल पानी जैसी लग रही है। तभी सोफे पर बैठे दूसरे लड़के ने जोर से हंसते हुए कहा और कशिश की तरफ इशारा किया। उसकी नजरें बहुत ही गंदी थीं। उसने कहा, अरे बेवकूफ, जब सामने इतनी नशीली चीज बैठी है तो इन छोटी मोटी चीजों से क्या नशा होगा? असली पार्टी तो अब शुरू होगी। ये सुनकर सारे लड़के जोर जोर से हंसने लगे। उनकी ये हंसी सुनकर कशिश अंदर तक सहम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और शरीर कांपने लगा। उसे समझ आ गया था कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं। अब उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो सोच रही थी कि वो क्यों अपनी मॉम की बात न मानकर और उस बूढ़े आदमी से डर कर वहां से अकेले निकली। अगर वो थोड़ा और इंतजार कर लेती तो अर्जुन भाई उसके साथ होते। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसे यहाँ से बचा ले। लेकिन उसे नहीं पता था कि अर्जुन मौत बनकर उस फार्म हाउस तक पहुंच चुका है। फार्म हाउस के मुख्य हॉल के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। उन्हें अंदर की तेज म्यूजिक की वजह से बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक सामने के कांच के दरवाजे पर एक जोरदार अटैक हुआ।
पूरा दरवाजा किसी कागज के टुकड़े की तरह टूटकर अंदर की तरफ जा गिरा। कांच के हजारों टुकड़े हवा में बिखर गए। गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक हाथ ने उनमें से एक की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। वो अर्जुन था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, जैसे वो सामने वाले को इंसान मानता ही ना हो। उसने गार्ड को बिना किसी मेहनत के दूर दीवार पर दे मारा। दूसरा गार्ड अपनी बंदूक निकालता उससे पहले ही अर्जुन ने एक ही झटके में उसके हाथ से बंदूक छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। म्यूजिक की आवाज अभी भी तेज थी। दरवाजा टूटने की वजह से लड़कों का ध्यान भी उस तरफ गया और वो सोच रहे थे कि दरवाजा कैसे टूटा। अर्जुन ने हॉल के अंदर कदम रखा। उन्होंने देखा कि एक लड़का हॉल के बीचों बीच आ चुका है। वो लड़का जिसने शराब की बोतल पकड़ी हुई थी, उसने लड़खड़ाते हुए कहा, अबे तू कौन है और अंदर कैसे आया? तुझे पता नहीं ये किसकी जगह है? अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सीधा उस कोने में गईं जहां कशिश डरी हुई सिकुड़ कर बैठी थी। कशिश के माथे पर खून देखकर अर्जुन के शरीर की एक एक नस खिंच गई। उसका गुस्सा अब शब्दों से परे था। कशिश ने जब आर्मर में उस इंसान को देखा तो वो और ज्यादा घबरा गई। उसे नहीं पता था कि ये कौन है और वो और भी ज्यादा सिमट गई थी। अर्जुन कशिश की तरफ आगे बढ़ा। तभी वो लड़का जिसने कशिश पर गंदा कमेंट किया था बीच में आ गया। ओए हीरो, मैंने पूछा तू है कौन? गार्ड्स कहाँ मर गए सारे? अर्जुन ने रुककर उस लड़के को देखा। उसने कोई लंबा चौड़ा डायलॉग नहीं बोला। उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसे एक ही हाथ से अपने चेहरे के बराबर उठा लिया। लड़के का नशा 1 सेकंड में उतर गया। तूने अभी क्या कहा था? अर्जुन की आवाज बहुत ही सामान्य थी, लेकिन उसमें जो दर्द देने की इच्छा थी वो साफ महसूस हो रही थी। तू नशा ढूंढ रहा था ना? अर्जुन के सेंस ऑर्गन इतने तेज थे कि उसने बातों को सुन लिया था। इतना कहते ही अर्जुन ने उस लड़के को पास रखी एक कांच की टेबल पर दे मारा। टेबल बुरी तरह से टूट गई और लड़का जमीन पर गिरकर दर्द से चीखने लगा। बाकी लड़कों ने जब ये देखा तो वे सब घबरा गए। उन्होंने खाली बोतलें और पास रखे लोहे के शोपीस उठा लिए और अर्जुन की तरफ दौड़े। उन्हें लगा कि वे 4-5 लोग मिलकर इस एक लड़के को मार देंगे। अर्जुन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। जैसे ही पहला लड़का उसके पास आया और बोतल मारने के लिए हाथ उठाया, अर्जुन ने उसका हाथ बीच से पकड़कर इस तरह से मोड़ा कि हड्डी टूटने की साफ आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। वो लड़का जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अर्जुन की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कोई मार्शल आर्ट या स्टाइलिश लड़ाई नहीं लड़ रहा था। वो बस सामने आने वाले हर इंसान की सांस रोक देना चाहता था। अगले लड़के को उसने कॉलर से पकड़ा और सीधा दीवार पर दे मारा। तीसरे को उसने सिर्फ एक लात मारी, जिससे वो उड़कर कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा और उठ नहीं पाया। महज 20 सेकंड के अंदर फार्म हाउस का वो हॉल किसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड जैसा दिखने लगा था। 5 लड़के जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। किसी का हाथ टूट चुका था तो किसी का पैर। वे सब अब अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन अर्जुन ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई और एक एक करके उन पर इस तरह से अटैक किया जिससे वो वहीं पैरालाइज होकर पड़े रहे। अर्जुन ने गुस्से में कहा, यह सजा तुम्हारे लिए मौत से भी बुरी है। और फिर वो सीधा कशिश के पास गया। वो थोड़ी रोबोटिक आवाज में बोला। अभी भी कशिश घबराई हुई थी, लेकिन अर्जुन ने रोबोटिक आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे भाई अर्जुन ने भेजा है। अब तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अर्जुन का नाम सुनकर उसकी सांस में सांस आई। उसने घबराते हुए कहा, आप मुझे बचाने के लिए आए हो? अर्जुन इस वक्त कशिश को अपने गले से लगाना चाहता था, लेकिन वो किसी के सामने अपनी इस आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता था। अर्जुन ने कहा, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अर्जुन ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक साफ रुमाल निकाला और कशिश के माथे से बहते हुए खून को बहुत ही आराम से साफ किया। कशिश की घबराहट थोड़ी कम हो गई थी। वो अभी भी बच्चों की तरह रो रही थी। रोते हुए उसने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा मैं कभी घर वापस नहीं जा पाऊंगी। अर्जुन ने रोबोटिक वॉइस में कहा, अब घर चलते हैं। अर्जुन ने कशिश को सहारा देकर खड़ा किया। वो उसे लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जमीन पर पड़े लड़के अभी भी रो रहे थे। उनमें से एक ने दर्द में कहा, तुम हमें ऐसे मारकर बच नहीं पाओगे। मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन दरवाजे पर रुका। उसने मुड़कर उन लड़कों को देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। तुम्हारे पिता को आज ये सोचना पड़ेगा कि वो इस शहर में रहने लायक हैं या नहीं। तुम लोगों का जो हिसाब करना था वो मैंने कर दिया है। अब पूरी जिंदगी तुम्हारी उम्र अस्पताल के बिस्तर पर ही बीतेगी। वहीं शालिनी को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि एक आदमी को देखा गया है जिसने नाइट लॉर्ड जैसा आर्मर पहना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा यूनिक है। शालिनी ने कहा, ठीक है, अब वहां से निकलो। वो वहां पर है तो अब किसी को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। वहीं अर्जुन कशिश को लेकर फार्म हाउस से बाहर निकल आया। बारिश अब रुक चुकी थी।
अर्जुन को पता था कि वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता और पहले कशिश को अपने साथ भी नहीं लेकर जा सकता था, क्योंकि अगर गलती से उसकी कोई फोटो वायरल हो गई और कशिश उसमें आ गई तो कशिश के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। अभी भी कुछ लोगों की नजर उस आर्मर वाले इंसान पर थी और वो शालिनी के कांटेक्ट में थे। उन्होंने कहा वो जो भी था कशिश को छोड़कर जा चुका है और वो सेफ है। कुछ ही देर में वहां मिलिट्री की गाड़ी आ गई। शालिनी ने अपने आदमी से कहा अब तुम भी वहां से निकल जाओ, और शालिनी का ऑर्डर सुनकर वो सभी वहां से निकल गए। अर्जुन आसमान में था, तभी उसका फोन बजने लगा। ये शालिनी का फोन था। अर्जुन ने कॉल रिसीव की। अर्जुन, कशिश मिली? वो ठीक तो है? शालिनी ने पूछा, जबकि उसे पता था कि वो मिल चुकी है। हाँ मॉम, कशिश सौरभ मल्होत्रा के साथ है। वो सुरक्षित है। उसे थोड़ी चोट आई है लेकिन वो ठीक है। वो लोग उसे लेकर बेस पर जा रहे हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। और वो लड़के? शालिनी का सवाल बहुत ही सीधा था। वो अंदर है, जिंदा है, लेकिन आगे की जिंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, अर्जुन ने शांत आवाज में कहा। शालिनी ने कहा ठीक है, तुम बेस पर पहुंचो, मैं तुमसे वहीं मिलती हूँ। उसके बाद कॉल कट गई। शालिनी अपनी गाड़ी के पास खड़ी थी और उसकी नजरें अभी भी उसी दिशा में थीं जिधर वो फार्म हाउस था। उसके दिमाग में कई तरह के विचार एक साथ चल रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप से ही कहा, तू मुझसे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता अर्जुन। मैं तेरी माँ हूं और उससे पहले मैं एक एजेंट हूं। मेरी नजरों से कुछ भी छुप नहीं सकता। उसने आगे कहा, तेरे पिता नाइट लॉर्ड थे, उनके पास भी अननॉर्मल पावर्स थी, ऐसी शक्तियां जो किसी आम इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर थी। उन्होंने भी दुनिया के नियमों को अपने तरीके से मोड़ा था और अब तू भी बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहा है। शालिनी जानती थी कि ये शक्तियां विरासत में मिली हैं और इन्हें हमेशा के लिए दुनिया से छुपा कर रखना मुमकिन नहीं है। उसने दरवाजा खोला, अंदर बैठी और गाड़ी स्टार्ट करके बेस के लिए निकल गई। उसका दिमाग अब पूरी तरह से अपनी बेटी कशिश और अपने बेटे अर्जुन पर फोकस था। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया था। बारिश रुक चुकी थी और मौसम में एक अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने अपना आर्मर वापस अपने हार्ट स्पेस में समेट लिया था और अब वो अपने उन्हीं सामान्य कपड़ों में आ गया था जो उसने पहले पहने हुए थे। उसने अपने हाथों को देखा और अपनी आध्यात्मिक चेतना को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर भेजा जहां उसका ब्लैक आर्मर रखा हुआ था। वो आर्मर चंद्रताल के उस हमले में काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। अर्जुन ने खुद से ही कहा, मुझे अपना ब्लैक आर्मर जल्द से जल्द ठीक करना ही होगा, बिना इसके मेरी मुसीबत काफी बढ़ गई है। उसे पता था कि आने वाले समय में उसे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। वो अपनी गाड़ी के सहारे खड़े होकर इंतजार करने लगा। उसकी नजरें सामने सड़क पर टिकी थीं। कुछ ही देर में सड़क के उस मोड़ से सौरभ मल्होत्रा की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जैसे ही गाड़ी अर्जुन के करीब आकर रुकी, अर्जुन सीधे पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस गाड़ी की पिछली सीट पर कशिश बैठी हुई थी। अर्जुन बहुत अच्छे से जानता था कि इस वक्त कशिश को किसी अपने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और डरी हुई थी। अर्जुन के दिल में सबसे बड़ा दुख यही था कि उसकी बहन बार बार किसी न किसी मुसीबत में पड़ती रहती है। गाड़ी के अचानक रुकने की वजह से कशिश अंदर घबरा गई थी। उसे लगा कि शायद वे लोग फिर से किसी नई मुसीबत में फंस गए हैं। उसने डरते हुए अपनी नजरें उठाईं और तभी उसकी नजर विंडो के कांच पर गई। बाहर अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देखते ही कशिश के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। उसका सारा डर एक पल में जैसे कहीं गायब हो गया। उसने जल्दी से डोर ओपन किया और बाहर निकली। बाहर निकलते ही वो सीधे अर्जुन के गले लग गई। कशिश बहुत जोर से रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अर्जुन को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था जैसे वो उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हो। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से कशिश को संभाला। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, तुम रो क्यों रही हो कशिश? अब सब ठीक है, मैं आ गया हूं ना। अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने बड़े प्यार से कशिश के सिर को सहलाया और उसकी पीठ थपथपाई। कुछ देर तक कशिश ऐसे ही अर्जुन के गले लगकर रोती रही। अर्जुन ने उसे रोने दिया ताकि उसके अंदर का सारा डर आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाए। जब कशिश थोड़ी शांत हुई तो अर्जुन ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया और कहा, चलो अब घर चलते हैं। उसने कशिश को अपनी गाड़ी की अगली सीट पर बैठाया। जब कशिश बैठ रही थी तो अर्जुन की नजर उसके सिर की उस चोट पर गई जहां खून सूख चुका था। चोट अभी भी ताजा थी और वहां खून के निशान थे। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से बेस के लिए निकल गया। सौरभ मल्होत्रा की गाड़ी और बाकी सभी मिलिट्री गाड़ियां भी उसके साथ एक काफिले के रूप में चल रही थीं। उसी समय सौरभ मल्होत्रा के आदेश पर पूरी मिलिट्री को ऑर्डर मिल गया था कि वे शहर से नाकाबंदी हटा दें।
सड़कों पर जो बैरिकेड्स लगे थे वे हटाए जाने लगे। सभी मिलिट्री की गाड़ियां, सेना के ट्रक और जवान सड़कों से वापस अपने बेस की तरफ लौटने लगे। आसमान में जो शालिनी की सीक्रेट टीम के हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे वे भी बिना किसी शोर के बादलों के बीच कहीं गायब हो गए। शहर के लोगों ने जब यह नजारा देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। जो माहौल कुछ देर पहले युद्ध जैसा लग रहा था वो अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लोगों को यह समझ आ गया था कि मिलिट्री को जिस भी चीज या इंसान की तलाश थी वो उन्हें मिल चुका है। शहर का ट्रैफिक फिर से पहले की तरह चलने लगा था। अर्जुन की गाड़ी बेस के रास्ते पर तेजी से दौड़ रही थी। अर्जुन का ध्यान ड्राइविंग पर था, लेकिन जैसे ही वो बेस पहुंचने वाला था उसकी नजर कशिश के चेहरे पर गई। इस वक्त कशिश गहरी नींद में सो चुकी थी। दिन भर की मानसिक और शारीरिक थकान ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था और अब सुरक्षित महसूस करने के बाद उसे नींद आ गई थी। अर्जुन ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और बड़े प्यार से कशिश के सिर पर लगी उस चोट के पास रखा। उसने अपनी आंखें बंद की और तभी अर्जुन की हथेली से एक चमकदार हरे रंग की रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी किसी जुगनू की तरह चमक रही थी। ये सामान्य ऊर्जा नहीं थी, ये ग्रीन बीटल बीस्ट की शुद्ध रिकवरी एनर्जी थी, जिसमें किसी भी जीवित कोशिका को दोबारा बनाने और घाव को तुरंत भरने की अद्भुत क्षमता थी। वो हरे रंग की रोशनी धीरे धीरे कशिश के माथे की चोट के अंदर प्रवेश करने लगी। ऊर्जा के जाते ही एक चमत्कार सा होने लगा। जो खून सूख गया था वो उस रोशनी के प्रभाव से साफ होने लगा और कशिश की त्वचा बिल्कुल नई और कोमल होने लगी। इस पूरी प्रक्रिया में कशिश को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि वो और भी गहरी और सुकून भरी नींद में चली गई। कुछ ही सेकंड के अंदर वो हरे रंग की रोशनी गायब हो गई और कशिश की चोट बिल्कुल सही हो गई थी। उसके माथे पर अब कोई निशान तक नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कभी कोई चोट आई ही नहीं थी। अर्जुन ने अपना हाथ वापस ले लिया और गाड़ी को बेस के मुख्य द्वार की तरफ मोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन सोल डायमेंशन में एक बिल्कुल ही अलग तरह की हलचल मची हुई थी। प्राचीन रक्त घाटी में राजकुमारी वेदिका अपनी जगह पर बैठी थी। उसने अपनी क्लास 6 की महाविनाशक रक्त रेखा तकनीक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। यह एक ऐसी तकनीक थी जो किसी के भी खून की गति को नियंत्रित कर सकती थी और दुश्मनों को अंदर से ही नष्ट कर सकती थी। वेदिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सालों की मेहनत के बाद वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसका वो सपना देख रही थी। लेकिन इस वर्जित तकनीक को मास्टर करने की एक बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। जब वो अपनी जगह से उठकर वहां से अपने मुख्य भवन में जाने को हुई तो अचानक उसका सिर बहुत तेजी से घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके पैरों की ताकत जवाब देने लगी। इस टेक्निक की असीमित ऊर्जा ने उसके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था, लेकिन वेदिका बहुत चालाक थी। उसे पता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने उठने से पहले ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके एक आयामी द्वार खोल लिया था। जैसे ही उसका संतुलन बिगड़ने लगा, उसने अपने आखिरी बचे हुए होश के साथ उस नीले रंग के चमकते हुए द्वार में कदम रख दिया। द्वार में कदम रखते ही वो सीधे अपने मुख्य भवन के आलीशान और विशाल कमरे में पहुंच गई थी। वहां पहुंचते ही वो और ज्यादा खड़ी नहीं रह सकी और लड़खड़ाकर ठंडे संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। वो पूरी तरह से निढाल हो चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद कमरे में एक अजीब सी प्रक्रिया शुरू हुई। वेदिका के शरीर के चारों तरफ लाल रंग की ऊर्जा दिखाई देने लगी। ये वही रक्त रेखा ऊर्जा थी जिसे उसने अभी अभी हासिल किया था। वो लाल ऊर्जा एक कोमल धुंध की तरह उसके शरीर को लपेटने लगी। जो त्वचा अभ्यास के दौरान सूख गई थी और झुर्रीदार हो गई थी, वो अब इस ऊर्जा के पोषण से वापस जीवंत होने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर पहले की तरह ही बेदाग और बेहद खूबसूरत होने लगा। उसकी सुंदरता अब पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। वेदिका फर्श पर लेटी हुई थी, पर उसके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी। लेकिन वेदिका या ड्रैगन सोल डायमेंशन के किसी भी इंसान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डायमेंशन में एक बहुत बड़ी मुसीबत बढ़ने वाली थी। इस मुसीबत की वजह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि इसकी वजह थी किसी का सीधे उस प्राचीन ड्रैगन से टकराना और उस पर अटैक करना। वो प्राचीन ड्रैगन दहाड़ता हुआ अपने ड्रैगन माउंटेन से, जो उसकी सबसे सीक्रेट जगह थी और जहां वो हमेशा आराम करता था, उससे मीलों दूर निकलकर आसमान में आ गया था और अपनी सुनहरी आभा के साथ शांति से लहरें ले रहा था और अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। अब पूरी तरह से क्रोध में आ चुका था और इस क्रोध का कारण एक काले लिबास वाला आदमी था। इस आदमी ने ड्रैगन के रास्ते में आकर अपनी शक्तियों से उस पर वार किया था, जिसकी वजह से ड्रैगन का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। ड्रैगन के लिए यह महज एक हमला नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व को दी गई चुनौती थी। असल में ये काले लिबास वाला बूढ़ा आदमी बहुत पहले से उस इलाके में मौजूद था। उसकी नजर उस विशाल ड्रैगन पर पड़ गई थी। जब उस बूढ़े आदमी ने ड्रैगन के शरीर से निकलती हुई उस शुद्ध सुनहरी ऊर्जा को देखा,
तो उसे लगा कि अगर वो इस ड्रैगन की शक्ति का हिस्सा भी हासिल कर ले तो वो इस डायमेंशन का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता है। ड्रैगन को अपने सामने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। अपने लालच में अंधे होकर उस बूढ़े आदमी ने ड्रैगन को परेशान करने और उसे कमजोर करने के लिए उस पर अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक से अटैक करना शुरू कर दिया था। ड्रैगन, जिसे किसी का भी दखल पसंद नहीं था, वो उस काले लिबास वाले आदमी को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। ड्रैगन अपने मुंह से सुनहरी लपटें छोड़ रहा था जो हवा को भी जला रही थी, लेकिन वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। वो ड्रैगन के सीधे वार से बचता हुआ लगातार पीछे की तरफ भाग रहा था और वो आदमी ड्रैगन को अपनी चाल में फंसाकर मध्य साम्राज्य की तरफ लेकर आ रहा था।